हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैंटीज अड्डा 24/7। दिस इज अनीता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटर। स्टूडेंट, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं हमारी हिस्ट्री का चैप्टर 7, जिसका नाम है एन इंपीरियल कैपिटल ऑफ विजयनगर। इस पूरे चैप्टर को हम 10 मिनट्स में कवर करने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं। कैसे रिवाइज करेंगे? हम माइंड मैप के थ्रू रिवाइज करेंगे, राइट। तो माइंड मैप एक ऐसा सोर्स होता है बच्चे, जिसमें हम पूरे के पूरे इतनी बड़ी टर्म को, इतने बड़े चैप्टर को बहुत ही कम टाइम में हम पूरा उसको रिवाइज कर सकते हैं ना। तो रिवीजन के लिए और एक अच्छी नॉलेज ले जाने के लिए माइंड मैप बहुत ज्यादा काम आते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, पूरे चैप्टर को हम समझने वाले हैं, क्विक रिवीजन लेकर जाने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम क्या, एन इंपीरियल ऑफ विजयनगर, राइट। तो हम क्या करेंगे, तो एन इंपीरियल विजयनगर 14 to 16 सेंचुरी। तो 14 से लेकर के 16 सेंचुरी का जो टाइम पीरियड है वो विजयनगर का कहलाता है ना। तो ये सदर्न साइड में किस तरह की डेवलपमेंट हो रही थी 14 से लेकर 16 सेंचुरी में, वो हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या, विजयनगर के मीनिंग की। तो विजयनगर का लिटिल मीनिंग क्या होता है, विजय प्लस नगर, यानी कि सिटी ऑफ विक्ट्री, राइट। तो ये जो है वो एक सिटी भी थी और साथ साथ में ये एक एम्पायर भी था, तो दोनों ही थे, ये कंफ्यूज मत हो जाना, राइट बच्चा, क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं क्या, बात करते हैं इट रिमेंबर्ड एज द, तो लोग इसको विजयनगर को एम्पायर और सिटी के नाम से जानते हैं, साथ साथ में इसको हम्पी के नाम से भी जानते हैं। और हम्पी नाम इसका कैसे पड़ा, तो वहां की एक लोकल मदर गॉडेस थी जिसका नाम था पंपा देवी, इनके नाम से इसका नाम हम्पी रखा जाता है, क्लियर है। हम्पी की डिस्कवरी कब और किसने की थी, इसके पीछे सारा का सारा लॉजिक क्या था वो यहां पर हम बताने वाले हैं। डिस्कवरी ऑफ हम्पी लाइट अप इन द 1800 कर्नल मैकेंजी। तो हम्पी को डिस्कवर किसने किया, कर्नल मैकेंजी ने किया था, कब, 1800 के अंदर। फिर उसके बाद 1856 से क्या हो जाए, इसकी फोटोग्राफी स्टार्ट हुई, इसका रिकॉर्ड जो है वो बनना स्टार्ट हुआ और इस तरीके से दुनिया को पता चलने लगा कि हम्पी नामक जो सिटी थी, हम्पी नामक एक जो कैपिटल थी विजयनगर की, वो इस तरह से इतनी ज्यादा फ्लरिश थी। कैसे फ्लरिश थी, वो सारी की सारी चीजें फोटोग्राफीज के थ्रू, उनके इंफॉर्मेशन के थ्रू लोगों को बताया गया था, ठीक है। उसके बाद हमें हम्पी के बारे में कैसे, कब और कहां से पता चला, तो इसके सोर्सेस क्या थे जहां से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, तो वो लिटरेचर से मिलती है ना, इसकी टेक्स्ट बुक से मिलती है। तो वहां के लोगों ने जो भी हम्पी के बारे में उस टाइम में लिखा होगा, तो वहां से हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। तो लिटरेचर रिटन इन द, तो वहां की जो बुक थी तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत भाषा में लिखी हुई थी। साथ साथ में हमें ट्रैवलर्स की ट्रैवलॉग से भी पता चला, जो बाहर से ट्रैवलर्स आते थे, विजिटर्स आते थे और विजयनगर में रुकते थे, वहां की पूरी एनवायरमेंट को देख करके अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते थे अपनी बुक के थ्रू, राइट। तो ये उनकी ट्रैवलॉग से भी हमें पता चलता। अब बात करते हैं किसकी, बात करते हैं रायाज, नायकास एंड सुल्तान की, राइट। विजयनगर के रूलर अपने आप को क्या कहते थे, राय कहकर बुलाते थे। फॉर एग्जांपल कृष्णदेव रायस हो गए, ठीक है। नायकास कौन होते थे, नायक होते थे, मिलिट्री के चीफ कमांडर होते थे, ये नायक होते थे जो पूरी की पूरी आर्मी को कंट्रोल किया करते थे। और सुल्तान होते थे, है ना, डेक्कन के सुल्तान वगैरह हो गए। तो हरिहर बुक्का फाउंडेड द विजयनगर एम्पायर। हरिहर बुक्का जो थे वो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, संगम डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, तो ट्रिक क्या थी, वो SSTA है ना, SSTA। तो अनीता मैम क्या पढ़ाती है, SST पढ़ाती है। तो फर्स्ट डायनेस्टी कौन सी थी, संगम डायनेस्टी, सुलवा डायनेस्टी, तुलवा डायनेस्टी और अराविदु डायनेस्टी। तो संगम डायनेस्टी के हरिहर और बुक्का ने 1336 के अंदर यानी कि 14 सेंचुरी में विजयनगर को स्टैब्लिश किया था। द सुल्तान ऑफ द डेक्कन एंड द गजपति रूलर्स। अब यहां पर कौन से एरिया के सुल्तान या कौन से एरिया के राजा अपने आप को क्या कहकर बुलाते थे, तो जैसे ओडिशा की बात करते तो ओडिशा के रूलर अपने आप को गजपति कहते थे। डेक्कन के सुल्तान अपने आप को क्या कहते थे, अश्वपति कहते थे। क्या कहते थे बच्चा, अश्वपति कहा करते थे। और विजयनगर के रूलर जो है अपने आप को नरपति कहा करते थे, है ना। उसके बाद चोला जो चोला रूलर्स थे वो तमिलनाडु में उन्होंने रूल किया और होयसाल जो थे उन्होंने कर्नाटक में रूल किया था। तो पहले की सारी चीजें एक ही थी, जैसे आपका केरला हो गया, आंध्र प्रदेश वाला एरिया होगा, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, ये पूरा मिलाकर के विजयनगर बनाया गया था। फिर बाद में जो है वो अलग अलग हो गए थे और यहाँ पर तमिलनाडु में कौन रूल करने लगे, चोला रूलर्स, और कर्नाटक में होयसाल रूलर्स रूल करने लगे थे। अब बात करते हैं हम किसकी, किंग्स और ट्रेडर्स की। तो जो पहले क्या होता था कि राजा लोग ना बैटल्स में ज्यादा बिजी रहा करते थे, तो एक राजा दूसरे राज्य पर अटैक करके उसको कंक्वायर कर लिया करता था। और ये किसके बिहाफ पर करते थे, आर्मी के बिहाफ पर। तो आर्मी जिसकी सबसे स्ट्रांग होगी वही राजा जीतता था उसमें। तो क्या करते थे, लोकल कम्युनिटीज। अब आर्मी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे कौन, होर्सेस। अब होर्सेस को विजयनगर में कहां से इंपोर्ट करवाया जाता था, कहां से लाया जाता था, तो ये लाया जाता था पुर्तगाल से, यानी कि पोर्तुगीज से। और कहां से लाए जाते थे, ये सेंट्रल एशिया से लाए जाते, ठीक है। तो ये क्या करते थे, अरब जो ट्रेडर्स होते थे, पोर्तुगीज होते थे, तो वो घोड़ों के क्या करते थे, डील वगैरह किया करते थे और विजयनगर में आकर के उनको
उनसे डील किया करते थे, सेल किया करते थे। तो विजयनगर के जो लोकल मर्चेंट्स होते हैं, जो हॉर्सेस की डील किया करते थे, है ना, और जो राजा की आर्मी में आगे ट्रांसफर किया करते थे, उनको कुदरई चेत्तीस कहा जाता था। तो ये कौन होते थे? ये विजयनगर के लोकल कम्युनिटीज ऑफ द मर्चेंट नोन एज। तो विजयनगर के लोकल मर्चेंट्स को क्या कहा जाता था? कुदरई चेत्तीस कहा जाता था। कुदरई का मतलब क्या होता है? हॉर्स, और चेत्तीस का मतलब क्या होता है? मर्चेंट्स। विजयनगर की मार्केट जो थी, वैसे तो सब कुछ उसमें मिलता था, लेकिन 3 चीजों के लिए बहुत ज्यादा फेमस थी। एक तो स्पाइसेस थी, आपको पता है कि केरला के स्पाइसेस जो है वो दी बेस्ट क्वालिटी के माने जाते हैं। तो स्पाइसेस के लिए, टेक्सटाइल के लिए एंड द प्रेशियस स्टोन के लिए बड़े बड़े जो जौहरी होते थे, जो हीरा जवाहरातों की डीलिंग किया करते थे, वो भी विजयनगर में आकर के डील किया करते थे हीरे जवाहरातों की, है ना। और इस तरीके से जो जिस भी राज्य का, जैसे विजयनगर था तो बहुत प्रॉस्पर किसके बिहाफ पर था? क्योंकि इनकी ट्रेड बहुत अच्छी होती थी, ट्रेड होता था तो इनके पास रेवेन्यू बहुत अच्छा आता था, और उसी रेवेन्यू के बिहाफ पर इनकी डेवलपमेंट होती थी। अब हम बात करते हैं किसकी? अपोजिस, द अपोजिस एंड द डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर। किस तरह से ये अपने पीक लेवल पर पहुंचता है और चरम सीमा पर पहुंचता है, और किस तरह से डिक्लाइन होता है, ये सारी कहानी को हम समझने वाले हैं। तो संगम डायनेस्टी का जो रूल था, है ना, 1336 से लेकर के और 1485 तक था। तो ये फर्स्ट डायनेस्टी थी। उसके बाद 1485 से लेकर के 1502 तक का पीरियड था सुलुवा डायनेस्टी के रूलर्स का, है ना। तो इन्होंने किसको रिप्लेस किया? संगम डायनेस्टी को रिप्लेस किया। उसके बाद 1503 से लेकर के और 1542 तक ये तुलुवा डायनेस्टी के रूलर जो है वो रूल करते हैं। मतलब कि जो तुलुवा डायनेस्टी के सबसे पावरफुल रूलर थे वो थे कौन? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव का टाइम पीरियड, जो रूलिंग टाइम पीरियड था, वो 1509 से लेकर के 1529 तक था। 29 में इनकी डेथ हो जाती है, और इनके बाद इनके जो भी सक्सेसर आते हैं, तो वीक सक्सेसर की होने की वजह से, और फिर ये जो रिबेल्स होते रहते थे आर्मी के अंदर, जो नायक रिबेल कर दिया करते थे, विद्रोह कर दिया करते थे, इनकी वजह से ज्यादा वो अपना लैंड एक्सपेंशन नहीं कर पाए, तो धीरे धीरे ये डिक्लाइन की कगार पर आ गया, राइट। अब हम बात करेंगे क्या? विजयनगर के क्या रायचूर दोआब की। तो रायचूर दोआब जो था वो बच्चे एक ऐसा एरिया था जो कि कृष्णा रिवर, यहां पर कृष्णा रिवर विजयनगर के नॉर्थ साइड में कृष्णा रिवर फ्लो करती थी, और विजयनगर के सदर्न साइड में यहां तुंगभद्रा रिवर फ्लो किया करती थी। इनके जो बीच का एरिया था वो क्या कहलाता? तो वो रायचूर दोआब कहलाता था। तो रायचूर दोआब को अभी तक कोई कन्क्वायर नहीं कर पाया था, तो इसको हथियाने की बार बार कोशिश होती रही थी। विजयनगर के सबसे पावरफुल रूलर जो कि कृष्णदेव राय थे, उन्होंने 1512 के अंदर इस रायचूर दोआब को कन्क्वायर कर लिया, मतलब एक्वायर कर लिया, कब्जा कर लिया, है ना। तो एक्वायर किसने किया? कृष्णदेव राय ने। कब किया? 1512 के अंदर। फिर इसको सबड्यूट करते हैं ओडिशा के रूलर, यानी कि इसको हथियाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कृष्णदेव राय के होते ऐसा पॉसिबल नहीं हो सका। तो 1514 के अंदर ओडिशा के रूलर्स को भी हार का सामना करना पड़ा। सेम ऐसे बीजापुर के जो रूलर्स थे, सुल्तान थे, उनको भी 1520 के अंदर में उनको भी हार का सामना करना पड़ा। किससे? कृष्णदेव राय से। 1542 में एक और नई वो आती है, लाइनेज आती है, यानी कि एक नई डायनेस्टी आती है जिसका नाम था अराविदु डायनेस्टी। और अराविदु डायनेस्टी के आते ही फिर वो ठीक है एक्सपेंशन तो हुआ, लेकिन क्या होता है? राक्षसी तंगड़ी बैटल, जो कि कब हुआ था? 1565 के अंदर एक बैटल होता है राक्षसी तंगड़ी बैटल, जिसमें एक तरफ रामराय की सेना, दूसरी तरफ बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर के तीनों सुल्तानों की सेना एक तरफ। तो ये क्या करते? तीनों की सेनाएं जो है वो रायचूर, जो रामराय को हरा देती है, डिफीट कर देती है, और इस तरीके से ये विजयनगर पूरी तरह से डिक्लाइन हो जाता है, राइट। रॉयल सेंटर, अब हम बात करते हैं किसकी? रॉयल सेंटर, विजयनगर के रॉयल सेंटर की। रॉयल सेंटर क्या होता था? रॉयल सेंटर विजयनगर का, ये पूरा का पूरा विजयनगर था, उसमें एक एरिया ऐसा होता था जहां पर रिच फैमिली के लोग रहा करते थे, तो उसको रॉयल सेंटर कहा जाता था। ये बहुत ज्यादा फ्लरिश था, बहुत ज्यादा मतलब रिच पर्सन इसमें रहा करते थे, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, पैलेसेस बने हुए थे। सबसे बड़ा पैलेस जो है वो राजा का होता था, 60 टेंपल इससे बने होते थे, 30 बिल्डिंग्स कॉम्प्लेक्स वर हैव बीन आइडेंटिफाइड द पैलेस। इसमें जांच पड़ताल करने के बाद बताया गया कि 30 बिल्डिंग ऐसी थी जो बहुत बड़ी बड़ी बनाई गई थी। कैपिटल एंड इट्स एनवायरनमेंट, तो इसको कैपिटल क्यों चुना गया? क्या क्या इसके अंदर पीछे की कहानी थी? कैपिटल एंड इट्स एनवायरमेंट्स, तो वाटर रिजर्वेयर्स, कमलापुरम टैंक, हीरिया कैनाल। अब यहाँ पर स्टार्टिंग से ही तमिलनाडु साइड में क्योंकि ड्राई एरिया है तो वहां पर पानी की कमी बहुत देखी जाती है, तो वाटर अरेंजमेंट्स किए गए। इसमें सबसे बड़ा जो एक वाटर अरेंजमेंट किया गया था वो था कमलापुरम टैंक, है ना। तो ये बहुत बड़ा टैंक बनाया गया था जिसमें वो लोग अपने जो फील्ड्स होते थे उसको इरिगेशन करने में भी यूज किया करते थे उसके वाटर को। साथ साथ में एक हीरिया कैनाल भी बनाई गई थी, तो हीरिया कैनाल
से जो है वो कम्युनिकेशन भी किया करते थे और इरिगेशन के उसमें भी पर्पस से भी उसको यूज किया करते थे। तो एक एम्बेसडर था अब्दुल रज्जाक, जो कि कहाँ का था, पर्शिया का था। तो ये विजयनगर के फोर्टिफिकेशन को देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है, और इसलिए इंप्रेस होता है क्योंकि ऐसा फोर्टिफिकेशन जो 7 लाइंस के अंदर, ये आपका इस तरीके से 7 लाइंस के अंदर विजयनगर को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया था। तो इस फोर्टिफिकेशन को देखकर कौन ज्यादा इंप्रेस होता है, अब्दुल रज्जाक। द अर्बन कोर, पोर्तुगीज ट्रैवलर बरबोसा डिस्क्राइब द हाउसेज ऑफ द ऑर्डनरी पीपल विच हैव नॉट बी सर्वाइव। अब ये जो एक ट्रैवलर था जिसका नाम था दौरते बरबोसा है ना, इसने अपनी बुक में डिफाइन किया कि जब वो वहां पर गया था तो पहले वाला विजयनगर के जो भी लोग जैसे घरों में रहते थे तो वो तो अब नहीं रहे हैं, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। हाँ, लेकिन वहां के लोकल लोगों से पता करके इसकी इंफॉर्मेशन निकाली गई। अब हम बात करते हैं कि इसकी महानवमी डिब्बा की। तो महानवमी डिब्बा जो है, जैसे नॉर्थ इंडिया में 9 दिन का फेस्टिवल नवरात्रों के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, ऐसे विजयनगर में महानवमी डिब्बा को सेलिब्रेट किया जाता था। महानवमी डिब्बा जो होता था वो राजा का पैलेस, रॉयल सेंटर में सबसे बड़ा जो पैलेस होता था वो किंग का पैलेस होता था। इसमें 2 बड़े प्लेटफॉर्म बनाए गए थे, एक महानवमी डिब्बा था तो दूसरे ऑडियंस हॉल था। ठीक है, ऑडियंस हॉल था। महानवमी डिब्बा जो है वो सरफेस एरिया से 11,000 स्क्वायर फीट की ऊंचाई पर बना हुआ था, यानी कि 40 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ था। यहां पर राजा लोग अपने फैमिली के साथ में पूरी एक्टिविटीज को देखा करते थे। नीचे ग्राउंड लेवल पर एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती थी, जिसमें स्टेट हॉर्स की पूजा की जाती थी, पंपा देवी की पूजा की जाती थी, और ऐसे अपने दिन की शुरुआत की जाती थी। राइट, तो उसके बाद पूजा वगैरह करने के बाद में हॉर्स उनको बफेलो या अदर एनिमल की बलि वगैरह भी दी जाती थी। अदर बिल्डिंग इन द रॉयल सेंटर, इसके अलावा कुछ और भी बिल्डिंग थी। लोटस महल हो गया। लोटस महल क्या होता है? लोटस महल, लोटस महल एक काउंसिल चैम्बर बताया गया है जिसमें कि राजा अपने मिनिस्टर के साथ में वहां मीटिंग किया करता था, आगे का प्लान डिस्कस किया करता था, इसलिए ये लोटस महल बनाया गया था। इसके अलावा एक हजाराम टेम्पल था, जो कि क्या था, जो कि जो है राजा अपने पर्सनल पर्पस के लिए या उनका पर्सनल अपना टेम्पल होता था जिसका हजाराम टेम्पल नाम था, है ना, तो वो पब्लिक के लिए नहीं था। इसके अलावा स्केयर्ड सेंटर, अकॉर्डिंग टू द लोकल ट्रेडिशन दीज लाइन्स द शेल्टर द मंकी। तो इसको जो है वो एक पवित्र नगरी क्यों कहा गया है? क्योंकि किसी टाइम में यहाँ पर किष्किंधा नरेश, बाली और सुग्रीव वहां पर रहा करते थे और उनसे मिलने के लिए भगवान श्री रामचंद्र भी आए थे, तो इसके लिए पवित्र माना जाता है। दूसरा रीजन माना जाता है कि पंपा देवी और विरूपाक्ष भगवान की दोनों की मैरिज, दोनों का जो शादी हुई थी वो भी वहां पर इसलिए हुई थी। बहुत सारे इसमें जैन टेम्पल्स भी वगैरह बने हुए हैं, तो जैनाज तीर्थंकर भी यहाँ पर आए थे, तो इनके बहुत सारे रीजन की वजह से इसको एक पवित्र नगरी कहा जाता है ना। और विरूपाक्ष टेम्पल, जैना टेम्पल्स ऑफ द प्री विजयनगर पीरियड एज वेल। तो ठीक है, ये पूरा का पूरा बताया गया। गोपुरम और मंडप, बहुत सारे गोपुरम और मंडप्स बनाए गए थे। तो यहाँ पर एक टेंपल का स्ट्रक्चर बनाते हुए मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ क्या करना है। जैसे टेंपल के स्ट्रक्चर को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपसे पूछा जाएगा, जो उसका एंट्रेंस गेट होता है उसको क्या कहा जाता है? गोपुरम कहा जाता है ना, उसको गोपुरम कहा जाता है। इसके अलावा गोपुरम को क्रॉस करेंगे तो इसको मंडप कहा जाता है, यानी कि जिसमें नाचना गाना बजाना चलता रहता है, तो इसको क्या कहा जाता है? मंडप। मंडप के बाद एक छोटा सा रूम आता है जिसको क्या कहा जाता है? गर्भगृह कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? गर्भगृह कहा जाता है। गर्भगृह के ठीक ऊपर एक वो शिखर होता है, चोटी होती है, जिसको शिखर कहा जाता है। तो इस तरीके से ये आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी पूछ लिया जाएगा, है ना। तो ये पूरा का पूरा इस तरीके से आपको बताना है। आई होप आपको पूरा चैप्टर जो है वो रिकैप हो गया होगा। अगर आप सीयूटी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे प्रीमियम बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीमियम बैचेस में एनरोल करने के लिए और मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं Y489। ठीक है, तो ये हमारे सारे के सारे सीयूटी के प्रीमियम बैचेस हैं। आप अपने बैच के अकॉर्डिंग क्या करोगे? इसमें एनरोल करोगे और अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे। राइट बच्चा, ठीक है। अब इसमें एनरोल करने के लिए आपको क्या करना है? इसमें एनरोल करने के लिए आपको अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उसमें क्या करोगे? आप इस तरह से यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम का क्या करोगे? यहाँ पर ऑल कोर्सेज दिया होगा। ऑल कोर्सेज के बाद क्या करोगे? यहाँ पर इस तरीके से करोगे, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पर यहाँ पर आर्ट्स पे क्लिक करोगे। ये सारे के सारे प्रीमियम बैचेज हैं, यहाँ क्लिक करोगे। उसके बाद बाय नाउ पे क्लिक करोगे। देन उसके बाद में कूपन कोड लगा दोगे Y489 और इस तरीके से अपनी तैयारी सीयूटी की स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और मैक्सिमम अच्छा स्कोर पाने के लिए आप इस तरह के प्रीमियम बैचेस में आप एनरोल कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल।